हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हेमरॉयड टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। आजकल के टाइम में जैसा कि आपने सुना होगा कि बवासीर बीमारी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। उसे इंग्लिश में हेमरॉयड या पाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये बवासीर यानी ये जो पाइल्स है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड उसका रेशियो क्या है, यानी हमारे भारत में दुनिया भर में कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, महिलाओं को ये ज़्यादा प्रभावित करता है या पुरुषों को, किस एज में किस उम्र में ये ज़्यादा होता है, और हम लोग जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी बातें। तो वीडियो से जुड़ी रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इंट्रोडक्शन यानी कि हेमरॉयड होता क्या है। तो यहाँ पे हीम का मतलब ब्लड है और रॉइड्स का मतलब है बंचेज, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं आपके कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। वेंस जो होती हैं रेक्टम और एनल कैनाल में, यानी लैट्रिन वाला जो रास्ता है उसमें वेंस होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सूज जाती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेम्ड और स्वोलेन वोन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हेमरॉयड का नाम देते हैं, पाइल्स का नाम। यानी क्या है ये, एक वर्ड में अगर समझें तो इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ वेन्स इन द रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, ये कहाँ का बीमारी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट का बीमारी है, यानी बड़ी आंत के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये होता है। अब हम देखें रेशियो, तो सबसे ज़्यादा इसका इंसिडेंस देखें तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। यूनाइटेड स्टेट में देखें तो 10 मिलियन केसेज हर साल देखने को मिलते हैं। हेमरॉयड्स जो है यानी ये जो बवासीर है वो ज़्यादातर 45 से 65 की उम्र में होता है। 50 से 60% लोग जो हैं अपनी पूरी लाइफ में इसको कभी ना कभी फेस ज़रूर करते हैं। अब देखिए कि इसका कारण क्या है। तो अगर आप लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, आप मोटे हैं, या फिर आप गर्भावस्था में हैं, या बहुत भारी सामान आप उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको बहुत समय से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा आप बैठते हैं, या फिर आपको बवेल मूवमेंट के टाइम यानी लैट्रिन करने के टाइम बहुत ज़्यादा ही खिंचाव महसूस होता है, तो उस कारण भी आपका जो है पाइल्स होने का संभावना होता है। कारण देखें तो आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, भारी सामान उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन है, आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ही अनहेल्दी है, तब ये आपको हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी समझें तो आप अगर लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, तो अगर आप लो फाइबर डाइट लीजिएगा तो आपका जो स्टूल होगा, जो आप डेली फ्रेश होते हैं तो उस टाइम में जो स्टूल होता है बाहर निकलता है वो बहुत ही बल्की होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, वो कम बल्की होगा, जिसके कारण डेफिकेशन के टाइम, यानी जो आप फीकल मैटर जब पास करते हैं तो उसे डेफिकेशन कहा जाता है, उस टाइम में बहुत खिंचाव होगा उस रास्ते में, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेनिंग। तो डेफिकेशन के टाइम क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेन होगा, जिसके कारण इंट्रा एनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, यानी आपके लैट्रिन वाले रास्ते में यानी जो एनल कैनाल है वहाँ पे प्रेशर, जब इंट्रा एनल प्रेशर बढ़ जाता है तो वेनस रिटर्न कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो वहाँ के वेन्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं। ठीक है, यही आगे चलकर क्या होता है, बवासीर का रूप ले लेता है। अब हम देखें क्लासिफिकेशन, तो 3 तरह के होते हैं। जो अंदर है उसे इंटरनल कहेंगे, जो बाहर है उसे एक्सटर्नल कहेंगे, और कभी कभी ये अंदर और बाहर दोनों साइड में होता है, इसे मिक्स्ड कहते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है नीचे की तरफ, और ये छोटे छोटे उसमें जो दिखाए गए हैं वो है हेमरॉयड। यानी यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है जिसको मैंने एरो से दिखाया है, उसे आप पैक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन कह सकते हैं, जो कि अपर और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है। रेक्टम के अपर और लोअर पार्ट को डिवाइड करेगा, और अपर पार्ट जो है रेक्टम का उसे 2/3 हिस्से में डिवाइड करता है, और निचले हिस्से को 1/3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो डेंटेट लाइन या पैक्टिनेट लाइन जो है वो रेक्टम को ऊपर साइड में 2/3 और नीचे साइड में 1/3 हिस्से में बांटता है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि इसके ग्रेड्स क्या होते हैं, यानी इंटरनल हेमरॉयड के भी ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1 में ब्लीडिंग होगा लेकिन कोई प्रोलैप्स नहीं होता है।
ठीक है। प्रोलेप्स का मतलब कि लैट्रिन वाले रास्ते से बाहर निकल जाना, यानी बाहर नहीं निकलता है आपका, बस ब्लीडिंग होता है। ग्रेड 2 में प्रोलेप्स भी है, यानी बाहर भी निकलता है। लैट्रिन के टाइम में, डेफिकेशन के टाइम में ये बाहर निकल जाएगा और खुद ब खुद अंदर भी चला जाएगा। ग्रेड 3 में क्या होता है कि प्रोलेप्स होगा, लेकिन जब तक आप उंगली से उसे अंदर नहीं करिएगा तब से वो अंदर नहीं होगा, यानी मैनुअल रिडक्शन का ज़रूरत होता है। ग्रेड 4 में प्रोलेप्स होता है जो कि परमानेंट होता है, उसे सर्जरी के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। उसे आप मैनुअली या वो अपने आप ठीक नहीं होगा, उसे आप उंगली से भी अंदर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं हेमरॉइड के। सबसे पहले आपको दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, उठने बैठने में दिक्कत होगा, सोने में दिक्कत होगा, डेफिकेशन के टाइम दिक्कत होगा, फ्रेश होने में। आपको जो है ब्लीडिंग होगा, जिसके चलते एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। प्रोराइटिस होगा, यानी कि वहाँ पे उस वाले रीजन में जो रेक्टम और एनस का रीजन है, जहाँ पे हेमरॉइड है, बवासीर है, वहाँ पे आपको खुजली होगा, जलन महसूस होगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि आपका जो है 3-4 दिन 5 दिन आप अच्छे से फ्रेश नहीं होंगे, फ्रेश होने में बहुत दिक्कत होगा। फीलिंग ऑफ फुलनेस, जैसा आप जानते हैं कि अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं होते हैं तो आपका जो है पेट भरा भरा लगता है, पेट फूला फूला लगता है, आपको दिन भर अनहेल्दी फील होगा, एकदम फ्रेश फील नहीं होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, ठीक है। और ये म्यूकस डिस्चार्ज, वहाँ से पस या म्यूकस या ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज भी हो सकता है। फिर है प्रोलैप्स, हो सकता है जैसा कि आपने ग्रेड 4 हेमरॉइड में देखा कि वहाँ से प्रोलैप्स हो जाता है, यानी बाहर में आपका एक, जैसा कि बवासीर में होता है कि वो जो नसें होती हैं वो सूज के बाहर निकल जाती हैं, जिसे एक्सटर्नल हेमरॉइड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी जांचें हम लोग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले PR एग्जामिनेशन करवाया जाता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। दूसरा है प्रोक्टोस्कोपी या फिर एनोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोप के हेल्प से यहाँ पे एनल रीजन और जो एनल कैनाल है, जो रेक्टम है, वहाँ का एग्जामिनेशन किया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी कराया जाता है, ठीक है। फिर है कोलोनोस्कोपी। ये सारी जांचें हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करवानी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हेमरॉइड के साथ में। अगर किसी को एक बीमारी हुई है तो शरीर में और सारी बीमारियां भी होने की चांसेस होती हैं, तो उसी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, जिससे पता लगाना ज़रूरी है। एनल फिशर्स हो सकते हैं। फिशर्स क्या होते हैं कि टीयर हो जाता है एनल कैनाल में। फिस्टुला हो सकता है, एनल फिस्टुला, यानी कि एबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है 2 स्ट्रक्चर्स या 2 ऑर्गन्स के बीच में। कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, तो बहुत दिन तक कोई बीमारी रहे और वो वहाँ पे क्या होता है, आगे चल के वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, एनल फिशर हो सकते हैं, एनल फिस्टुला हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, प्रोक्टाइटिस हो सकता है। प्रोक्टाइटिस का मतलब होता है कि रेक्टम के लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। रेक्टम है, उसके लाइनिंग्स हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी बवेल डिजीज हो सकते हैं। रेक्टल पॉलिप हो सकता है, यानी कि रेक्टल रीजन में क्या है, थोड़ा सा मांस जैसा उभरा सा आपको महसूस हो सकता है। पेरी एनल एब्सेस हो सकता है, यानी कि मवाद, यानी जो पस जिसे कहते हैं वो कलेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट में देखिए तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, ऑफिस प्रोसीजर होते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। कंजर्वेटिव, ऑफिस और सर्जिकल प्रोसीजर, 3 तरह के प्रोसीजर हैं। सबसे पहले सर्जरी नहीं की जाती है, पहले आपका वहाँ पे दवाओं के हेल्प से कुछ आपको जो है थोड़े बहुत ट्रीट किए जाएंगे जिससे कि वो ठीक हो सके। अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तब जाके लास्टली जो है सर्जरी का नीड होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या है कि सबसे पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होगा। खान पान, रहन सहन वो सही से करना होगा। प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर चलना फिरना डेली अपने जीवन शैली में अपनाइए। आप जो है अपना वेट मेंटेन करिए, अपना वज़न कंट्रोल करिए, खाने पे कंट्रोल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले खाने को खाइए।
आपका अगर उस रीजन में, एनल रीजन में दिक्कत हो रहा है, पाइल्स हो गया है, तो वहाँ पे आइस पैक्स, बर्फ़ को वहाँ पे लगाइए, बर्फ़ से सिकाई करिए। और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितना ज़्यादा आप फ्लूइड इंटेक करिएगा उतना आपको जो है रिलैक्स फील होगा, इन्फ्लामेशन की कमी होगी। आपको जो है क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती है अगर आप प्रॉपर पानी पीते हैं। तो प्रॉपर फाइबर वाले खाने को खाइएगा तो आपका जो स्टूल है वो भी सही से होगा। आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी, चाहे डायरिया बहुत ज़्यादा ही नहीं होगा। तो अपने वेट को मेंटेन करिए और ऐसा इतना सामान भारी मत उठाइए जो कि आपसे उठ ना सके। आप एक तरीके से एक कंट्रोल में सारे कामों को करिए जिससे कि आपके हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ तक समझ गए कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कैसे आप कर सकते हैं। अब आपका है ऑफिस प्रोसीडर, यानी कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, सीड्स बाथ ले रहे हैं, आप फाइबर वाले खाने को खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है। तो ऑफिस प्रोसीडर में है, यानी कि आप जब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तब आपको वो बुलाएंगे ओपीडी में, और वो पहला प्रोसीडर क्या करते हैं, तो रबर बैंड लाइगेशन, ठीक है, यानी बैंड अप्लाई कर देते हैं। वो अपने आप जो है वो जो भी आपका बवासीर का उभार है, वहाँ जो स्किन टैग्स हैं, जो आपका वो उभार है वो निकल जाता है। जो स्वोलन वेन है वो आपके जो हैं उसको बैंड करने के चलते वो अपने आप गिर के हट जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये है रबर बैंड लाइगेशन, एक ये तरीका है हेमोरॉइड को ट्रीट करने का। दूसरा है क्रायोथेरेपी, जिसमें कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस का यूज करके हेमोरॉइड को यानी पाइल्स को ट्रीट किया जाता है। तीसरा है इंफ्रारेड कोगुलेशन, इंफ्रारेड का यूज करके कोगुलेशन किया जाता है और इससे भी हेमोरॉइड को यानी बवासीर को ट्रीट किया जाता है। स्क्लेरोथेरेपी अल्टा, यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन, तो एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट एंड टैनिक एसिड का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये चारों एक तरीके हैं जिसके थ्रू हेमोरॉइड्स को यानी पाइल्स को ट्रीट किया जा सकता है। एक सीड्स बात सुना होगा, वो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में है। उसमें क्या करना होता है कि पानी लेना होता है और पानी को गर्म करना होता है, इतना गर्म कि थोड़े स्टीम उसमें से आए। उसमें बीटाडीन डाल के आपको जो लैट्रिन का रास्ता है, जो एनस है, वहाँ पे आपको स्टीम लेना होगा, भाप लेना होगा, जिससे कि जो इन्फ्लामेशन है उसमें आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑफिस प्रोसीडर देख लिया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देख लिया। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या थे, ऑपरेशन होगा, हेमोरॉइडेक्टमी होगा, जो कि ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है और आपका स्टेपल्ड, 3 तरीक़ों से हो सकता है। उन तीनों तरीके के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सर्जिकल प्रोसीडर्स को, यानी ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है और स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बवासीर पर ध्यान नहीं देते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आगे चल के हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला है नेक्रोसिस, वहाँ पे अच्छे से वेनस सप्लाई है नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है हैमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग तो हो ही रहा है, कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड वेजल्स जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं। एनीमिया हो सकता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चलते शरीर में खून की कमी हो सकती है। पोर्टल पाइमिया, क्या होता है कि पोर्टल वेन से पस का डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। फाइब्रोसिस हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकते हैं और अल्सरेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, यानी कि फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो सकता है। अल्सरेशन का मतलब कि टीयर हो सकता है, वहाँ पे टीयर का मतलब जैसा कि फिशर में होता है कि बाहर में टीयर हो जाएगा, जो पेरियनल स्किन है, आपका एनस वाला रीजन है, वहाँ पे टीयर हो सकता है, या फिर ऑर्गन में टीयर हो सकता है, यानी कि वहाँ फट सकता है, वहाँ के जो एरिया हैं वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। कहीं भी आप बहुत ज़्यादा ही दबाव डाल रहे हैं तो वहाँ बाहर का जो लेयर है उस पर दबाव पड़ेगा तो उस पर फट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो टीयर हो सकता है। तो फाइब्रोसिस का मतलब फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्सरेशन का मतलब वहाँ पे टीयर हो सकते हैं। एल्टा का यहाँ पे देखिए मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही एग्जामिनेशन के व्यू से।
तो जो नीचे का लिखा हुआ है वो सही है, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट एंड टैनिक एसिड। एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट एंड टैनिक एसिड, जो कि आपको गूगल पे सर्च करने पे मिलेगा। बवेल प्रिपरेशन के लिए फॉस्फेट एनिमा या फिर बैरियम एनिमा दे सकते हैं, क्योंकि सर्जरी से पहले हेमोरेक्टमी करा रहे हैं तो उससे पहले आपका जो है बवेल प्रिपेयर होना चाहिए। एनिमा से एकदम बवेल को अच्छे से खाली कर दीजिए, तभी अच्छे से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हेमोरॉइड पे वीडियो है, यानी बवासीर के बारे में पूरी नॉलेज है। आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब नए वीडियो में एक नए टॉपिक के